हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जो कि हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाला सेशन में कि समुच्चयों के कार्तीय वर्णन कैसे किया जाता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसी पर आधारित है। ठीक है, ये सही प्रश्न, तो उसको हम लोग हल करेंगे। मेरा नाम है प्रकाश कुमार और इसको हम लोग हल करते हैं कि पहला जो प्रश्न है कि यदि हमारा दिया गया है कि x/3 + 1 जो है ना, ये एक कोई एक मान होगी, कोई एक वैल्यू होगी, और y-2/3 जो है ये भी कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ है कि ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ठीक है ना, जो कि ये जो होगा क्या होगा, एक अवयव होगा पहला समुच्चय का। जिन दो समुच्चय करते गुणन करने से ये हमारा युग्म बना होगा, है ना। तो ये पहला समुच्चय से ये हमारा एक अवयव आया होगा और ये हमारा दूसरा समुच्चय से ये एक अवयव आया होगा, और ये दोनों अवयवों के जो युग्म बन गया, ये हमारा क्या हो गया, एक अवयव कहलाएगा किसका, तो उन दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणन में। ठीक है ना, तो हमें दिया गया है कि ये जो युग्म है इस युग्म के बराबर है, इसमें कि x/3 + 1 है ना, और y-2/3 है, और इधर जो है कि क्या है कि 5/3 और 1/3 है। तो इसके बराबर दिए गए दोनों युग्म। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर कि x और y का मान जो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, तो जो दिया गया है पहले उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है कि हल में दिया है कि क्या हमें दिया गया है कि दोनों युग्म क्या है, हमारे दोनों युग्म समान है, बराबर है ना, समान है या फिर कह सकते हैं बराबर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग ये हमारा प्रश्न संख्या 1 को यहाँ पर हल करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ये पहला वाला जो हमारा वैल्यू होगी ना, ये 5/3 के बराबर होगी, और जो दूसरा वाला वैल्यू होगी ना, वो 1/3 के बराबर होगी, है ना। क्योंकि जब जब दोनों युग्म की जो संगत वैल्यू जो होती है, या फिर कहें तो जो प्रथम संगत जो घटक होगी, जैसे कि यहाँ पर प्रथम संगत घटक क्या है, x/3 + 1 है, और इसमें से क्या है 5/3 है, तो दोनों आपस में बराबर होगी, दोनों की मान बराबर होगी। उसी तरह से जो द्वितीय संगत घटक होगी, जो कि यहाँ पर क्या है y-2/3, वो हमारा 1/3 के बराबर होगी। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों युग्म बराबर दिए गए हैं। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कि इस घटक को इसके प्रथम घटक से इक्वेट कर देंगे, बराबर मतलब इक्वेशन समीकरण बना देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रथम घटक एक समान होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा है x/3 जो है +1, ये बराबर होगी 5/3 के। और हम यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि जो इधर हमारा प्लस का 1 है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x/3 बराबर 5/3 और -1। जब 5/3 में से हम 1 घटाएंगे ना, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2/3 बच जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा x/3 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 2/3। नीचे भी 3, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हर में हमारे 3 है, तो इसको कट कट गया आपस में। अब हमारा x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, तो हमारा x का वैल्यू आ गया यहाँ से 2। तो इस तरह से हमने x का वैल्यू ज्ञात कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा दिस इम्प्लाइज का साइन था। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से होता है तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसी तरह से कि द्वितीय घटक या फिर द्वितीय संगत घटक जो होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, समान होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारा y-2/3 जो है 1/3 के बराबर है, y-2/3 जो है, जो कि द्वितीय घटक है इस युग्म का, वो बराबर होगा किसके, तो द्वितीय घटक जो है इस युग्म का 1/3 के। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो जो इधर हमारा माइनस में 2/3 जो है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा y का मान, 1/3 + 2/3।
तो जब हम 1/3 और 2/3 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा y का मान क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x का 2 और y का 1 मान ज्ञात कर लिया। दूसरा जो प्रश्न है हमारा कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, हमें क्या दिया गया है कि जो समुच्चय A है उसमें 3 अवयव हैं, तथा समुच्चय B जो दिया गया है इस तरह से दिया गया है हमें। तो A और B के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जो दिया गया है पहले उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 नंबर में। क्या दिया गया है कि जो हमारा समुच्चय ए है ना, उसमें जो कुल अवयव है उनकी संख्या कितनी है, तो 3 है। फिर समुच्चय बी जो है हमारा, समुच्चय बी दिया गया किस तरह से, तो 3, 4, 5 इनका इन अवयवों का समुच्चय बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि समुच्चय बी में कुल अवयव कितने हो जाएंगे हमारे, तो समुच्चय बी में कुल अवयव यहाँ से भी 3 ही होने वाला है, ठीक है ना। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, तो ए और बी के इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन में, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कुल अवयव होंगे उनकी संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो हमें ज्ञात है यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि होता क्या है कि ए और बी इन दोनों समुच्चय कार्तीय गुणन में जो कुल अवयव होंगे ना वो बराबर होंगे किसके, तो समुच्चय ए के कुल अवयव मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा समुच्चय बी के कुल अवयव, ठीक है ना। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने पिछले सेशन में कि ऐसा क्यों होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए और बी के कार्तीय गुणन जो कुल अवयव होंगे इसी को भी निकालना है, और हमें समुच्चय ए के कुल अवयव ज्ञात है और समुच्चय बी के भी कुल अवयव ज्ञात है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ए में कुल अवयव 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे, मल्टीप्लाई फिर 3 रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा 3 का 9 आ जाएगा कि 9 क्या है, तो हमारा ए और बी के कार्तीय गुणन का कुल अवयवों की संख्या है। तो इस तरह से हमने ए और बी के कार्तीय गुणन में कुल अवयव की संख्या ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो हमारा प्रश्न जो है 1 और 2 यहाँ पर इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ लेते हैं कि यदि जी जो समुच्चय है और एच समुच्चय है जो दिए गए हैं हमारे इस तरह से, तो यहाँ पर जी और एच का कार्तीय गुणन और एच और जी का कार्तीय गुणन हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न संख्या 3 है हम उसको यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। कि हमें करना क्या है, जो दिया गया है, एक बार जी समुच्चय दिया गया है जिसमें के अवयव क्या है 7 और 8 है, और समुच्चय एच दिया गया है जिसमें के अवयव क्या दिए गए हैं हमें, तो हमें दिए गए हैं 5, 4 और 2। तो 5, 4 और 2 इनका समुच्चय है जो कि एच समुच्चय है। करना क्या है हमें, तो एक बार जी का और एच के साथ में कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो जो समुच्चय हमारा जी पहले लिखा गया है यहाँ पर, तो इसके जो जी समुच्चय है इस समुच्चय में से किसी एक अवयव को पहले उठाएंगे और उसको क्या करेंगे कि समुच्चय एच के सभी अवयवों के साथ एक एक करके युग्म बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 7 को उठाएंगे तो 7 का एक बार युग्म बनेगा किससे, 5 से, ठीक है। उसी तरह से 7 को बनेगा फिर किससे, 4 से, फिर 7 का बनेगा 2 से, है ना। तो ये युग्म बन गए। फिर एक बार 8 को उठाएंगे एच के सभी अवयवों के साथ में, तो 8,5 एक युग्म, 8,4 दूसरा युग्म, 8,2 तीसरा युग्म। अब इन सभी युग्मों के मध्य में कॉमा का साइन लगा देंगे क्योंकि ये सभी के सभी युग्म जी और एच के जो कार्तीय गुण जो समुच्चय है उसके अंदर अवयव कहलाएंगे, है ना। तो कॉमा का साइन लगा दिए हम और मझले कोष्ठक से इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको अब निकालना है हमें यहाँ पर एच और जी के कार्तीय गुण मतलब समुच्चय। तो कैसे निकालेंगे, तो इस बार हम समुच्चय एच पर लिखा गया है तो समुच्चय एच के अवयव को उठाएंगे और समुच्चय जी के सभी अवयव के साथ एक एक करके युग्म बनाएंगे। कैसे, तो 5 को उठाते हैं तो 5 को एक बार 7 के साथ में, फिर एक बार 5 को एक बार 8 के साथ में युग्म बना दिए। फिर 4 को उठाएंगे यहाँ से 7 और 8 के साथ में, 4,7 एक बार युग्म बन जाएगा, फिर 4,8। फिर 2 को उठाएंगे 7 से और 8 से, तो 2,7 एक युग्म, फिर 2,8 दूसरा युग्म, ठीक है। और ये सभी युग्म ये जो सभी अवयव कहलाएंगे जो कि इनके मध्य कॉमा का साइन लगाकर इसको मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एच और जी का कार्तीय गुण भी ज्ञात हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक जो हमें कथन दिए गए हैं यहाँ पर 1, 2, 3 करके, इनमें से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है ना। तो यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, ठीक है ना। यदि इनमें से कोई कथन गलत होगा तो उसको सही करना है हमें। तो पहला जो कथन है कि यदि समुच्चय P इस तरह से दिया गया है, Q इस तरह से दिया गया है, तो P और Q का जो कार्तीय गुण होगा हमारा इस तरह से समुच्चय बनेगा। तो ध्यान दीजिए
ये हमारा जो दिया गया है ये पहला कथन में, इसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं अपने से, ठीक है। तो 4 नंबर जो प्रश्न है हमारा, उसका पहला जो ऑप्शन है उसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमें दिया क्या गया है, समुच्चय P दिया गया जिसमें कि M और N अवयव है, इन अवयवों का समुच्चय जो कि समुच्चय P है। और क्या दिया गया है, तो समुच्चय Q जिसमें क्या अवयव है, तो N और M है, इनका समुच्चय है। ज्ञात करना है P और Q के कार्तीय गुणों वाला समुच्चय। क्या ज्ञात करना है हमें, तो P और Q के कार्तीय गुणों वाला समुच्चय। तो करेंगे क्या, समुच्चय P पहले लिखा गया है, तो समुच्चय P के किसी एक अवयव को उठाएंगे, जैसे कि हम M को उठा लेते हैं, और Q के सभी अवयवों के साथ में युग्म बनाएंगे। तो M का एक बार N के साथ में, फिर M का एक बार M के साथ में, तो क्या बनेगा युग्म, M, N पहला युग्म, फिर M, M दूसरा युग्म, ठीक है। फिर जो P है समुच्चय, उसका दूसरा अवयव उठाएंगे जो कि N है, और समुच्चय Q के सभी अवयवों के साथ में इसका युग्म बनाएंगे। तो N का एक बार N के साथ में, N का एक बार M के साथ में, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, N, N और N, M। और इस तरह से इन अवयवों के बीच में कॉमा चिन्ह लगाकर इसको मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि जो P और Q का कार्तीय गुणन है वो हमारा कुछ इस तरह से आया हुआ है, और ये जो दिया गया है P और Q का कार्तीय गुणन, वो दोनों समान नहीं लिखे गए हैं। मतलब कि जो हमें दिया गया है इन दोनों समुच्चयों P और Q के कार्तीय गुणन हमें गलत दिया गया है ना। इसमें हमारा M जो करके जो हमारा यहाँ पर है अवयव, उसमें नहीं दिया गया है, NN करके जो अवयव उसमें नहीं दिया गया है, बाकी दो दिए गए हैं। इसका मतलब कि जो हमारा कथन पहला है वो हमारा क्या है कि असत्य है, ठीक है ना। हमारा जो कथन पहला है यहाँ पर असत्य कथन है, कथन पहला असत्य है। दूसरा जो कथन है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, दो समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय A और B दोनों अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ अवयव हैं। तो A और B का जो कार्तीय गुणन होगा, है ना, तो उसमें जो अवयव आएंगे, मतलब कि जो युग्म बनेंगे, है ना, तो कुछ x और y करके बनेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा गया है क्रमित युग्म। तो हाँ, युग्म को क्रमित युग्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रम का बहुत मायने है। क्रम चेंज करेंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा, वो अवयव युग्म दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्रम का बहुत मायने है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्रमित युग्म जो बना कुछ x, y करके बना। तो x और A और B का जो कार्तीय गुणन है उसका एक अरिक्त समुच्चय है ना। तो समुच्चय A और B का जो कार्तीय गुण जो समुच्चय बनेगा ना, तो वो भी हमारा एक अरिक्त समुच्चय बनेगा, ऐसा लिखा गया है। तो बात सत्य है। हमें ज्ञात है कि यदि दो समुच्चयों का यहाँ पर किया गया कार्तीय गुण A और B का, है ना, यदि इनमें से कोई एक भी हमारा रिक्त समुच्चय होता तो इनका कार्तीय गुण जो होता ना वो फाई होता, वो भी रिक्त समुच्चय होता। लेकिन यहाँ पर A और B दोनों जो क्या है, दोनों हमारे अरिक्त समुच्चय है, तो इनका कार्तीय गुण भी अरिक्त समुच्चय ही होगा, ठीक है। आगे लिखा गया है कि इस प्रकार की x जो है A के अवयव होगा और y जो है B के अवयव होगा। तो सही है कि पहला जो अवयव होता है युग्म का वो पहले समुच्चय से आया होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर A है। और दूसरा जो युग्म होता है, युग्म के अंदर जो अवयव होता है जो कि द्वितीय घटक उसको कहते हैं, है ना, तो वो हमारा दूसरा समुच्चय से आया होता है। तो x बिलोंग करेगा A में और y बिलोंग करेगा B में। तो इस तरह से हमारा क्या है कि दूसरा जो कथन दिया गया है हमें वो सत्य है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि क्या कि दिया गया कथन जो है क्या है, सत्य है, ठीक है ना। या फिर सत्य कथन है, सत्य कथन है। तीसरा जो क्या देगा हमें कि यदि समुच्चय A में है इस तरह से 1,2 करके अवयव B इस तरह दिया गया है, तो A का जो कार्तीय गुण हुआ है इस समुच्चय के साथ में वो हमारा फाई आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो समुच्चय B है उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाला गया है फाई के साथ में, मतलब कि फाई एक रिक्त समुच्चय है और उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया गया है किसके साथ, तो समुच्चय B के साथ। तो समुच्चय B में 3 और 4 अवयव दिए गए हैं, लेकिन फाई जो होता है एक रिक्त समुच्चय होता है और इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है। और जो इसमें एक भी अवयव नहीं होता है और उसको हम करते हैं किसी समुच्चय से सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो वो भी हमारा फाई ही आएगा। क्यों, तो देखिए सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया गया है यहाँ पर बी का और फाई का, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में वे अवयव आते हैं जो बी में भी होंगे और फाई वाला जो रिक्त समुच्चय है उसमें भी होगा। लेकिन रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि कोई ऐसे अवयव नहीं होंगे जो रिक्त समुच्चय में भी हो और समुच्चय बी में भी हो। इसलिए समुच्चय बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया गया है फाई वाला समुच्चय के साथ, रिक्त समुच्चय के साथ, तो इसमें एक भी अवयव नहीं आएंगे। ये हमारा असल में क्या है, फाई ही है, ठीक है ना।
तो अब ध्यान दीजिए कि ये हमारा एक रिक्त समुच्चय बन गया। अब इस रिक्त समुच्चय का समुच्चय एक के साथ में कार्तीय गुणन करेंगे तो भी तो हमारा रिक्त समुच्चय ही आएगा ना, फाई ही तो आएगा ना। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई समुच्चय जो है कि रिक्त समुच्चय है और किसी के साथ में हम करते हैं क्या, कार्तीय गुणन, है ना, कोई दूसरा समुच्चय जो कि रिक्त हो सकता है, अरिक्त भी हो सकता है, तो उसका हमेशा क्या आएगा, हमेशा वो रिक्त समुच्चय ही आएगा, उसका कार्तीय गुणन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कथन 3 नंबर जो हमारा आया है, फाई आया है, और ये हमारा कथन क्या होता है, सत्य हो जाता है। तो 3 नंबर जो कथन है हमारा यहाँ पर सत्य कथन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न संख्या 3 और 4 जो है हल हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 जो है हमारा कि यदि समुच्चय ए हमें इस तरह से दिया गया है तो समुच्चय ए का ही स्वयं से ही 3 बार कार्तीय गुणन करेंगे तो वो क्या होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए 5 जो है हमारा, उसमें क्या है कि समुच्चय ए जो दिया गया है उसमें क्या अवयव दिए गए हैं, तो -1 और -1 इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, हमें ए का फिर ए का फिर ए का इस तरह से करना है। तो पहले हम 2 बार करेंगे, मतलब कि कहने का अर्थ है कि पहले हम निकालेंगे ए का कार्तीय गुण ए के साथ में। ठीक है ना, इसको ज्ञात करने के बाद हम फिर इसका कार्तीय गुण कर देंगे ए के साथ, तो फिर हमारा निकाल जाएगा जो निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर दो बार लिखते हैं, समझने में आसान जाएगा आप लोगों को कि इसमें -1 और 1 अवयव है इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए के जिस तरह से हम बाकी समुच्चयों का कार्तीय गुण करते थे, जैसे ए और बी के, हूबहू उसी तरह से इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए मान लेते हैं कि हमारा ये है, ठीक है, और ये हमारा जो समुच्चय है ये वाला है। ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं, सपोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, स्वयं समान समुच्चय है। तो समुच्चय ए के हम पहला वाला अय उठाते हैं -1 और इसका हम करते हैं युग्म इस समुच्चय के सभी अवयवों के साथ, यानी इनके साथ। तो क्या हो जाएगा, एक बार -1 को उठा लिए यहाँ से, -1 के साथ में युग्म बना दिए। ठीक है, फिर -1 को 1 के साथ में युग्म बना दिए, -1 का 1 के साथ में युग्म बना दिए। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, हम समुच्चय ए के दूसरा अवयव 1 उठाएंगे और इन दोनों के साथ में युग्म बना देंगे। तो 1, -1 फिर 1, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया यहाँ पर, इस तरह से हमने समुच्चय बना लिया किसका, तो ए और ए के कार्तीय गुण वाला समुच्चय बना लिए। ठीक है ना, लेकिन निकालना क्या है, हमें निकालना है इसको ए और ए, इनको तीनों 3 बार किया गया है, स्वयं में क्या कार्तीय गुण किया गया, कैसे होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा ए और ए का जो कार्तीय गुण है ये वाला समुच्चय है जो कभी हमने निकाला है, और ये जो है समुच्चय ये हमारा कोई ये वाला है मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये हमारा मान लीजिए पहले वाला समुच्चय है, ये मतलब कि ये हमारा पहला समुच्चय है, ये हमारा बाद में समुच्चय है। तो इसके एक एक अवयव को पारा पारी उठाएंगे, उठाकर इसके सभी अवयवों के साथ युग्म बनाएंगे। मतलब कि एक बार -1 और -1 जो है इसका युग्म बनाएंगे, -1 के साथ में युग्म नहीं बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे, त्रिक कहते हैं उसे, जिसमें 3 आते हैं संख्या, उसको त्रिक कहते हैं, युग्म नहीं कहते हैं। जब तक 2 रहेंगे तब तक उसको युग्म कहेंगे। ठीक है, तो -1, -1 जो है ना, इससे आया है हमारा, अब इससे आ जाएगा -1। ठीक है, अब ये हमारा त्रिक बन गया। फिर उसी तरह से हम क्या करते हैं कि इसका जो ये अवयव हमने लिया है इसका हम 1 के साथ में करेंगे युग्म, तो -1, -1 का 1 के साथ में हो गया तो त्रिक बन गया। ठीक है ना, फिर अब इस बार इसको उठाएंगे और इन दोनों के साथ में फिर इसको उठाएंगे, इन दोनों के साथ में फिर इसको उठाएंगे, इन दोनों के साथ में, ऐसे करके इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -1, -1 -1 -1 ये त्रिक बन गया। फिर -1, 1 का 1 के साथ, तो -1, 1 का 1 के साथ। ठीक है, अब इसको 1, -1 के साथ, तो 1, -1 के साथ। ठीक है, फिर 1, -1 1 के साथ, तो 1, -1 1 के साथ। ठीक है ना, उसके बाद 1 को उठाएंगे, 1, 1 को, और इसके साथ एक बार इसके साथ। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, 1, 1 जो है एक बार -1 के साथ में। ठीक है, फिर इसी को 1, 1 को 1 के साथ में। तो इस तरह से हमारा ये जो समुच्चय बन गया यहाँ पर, ये हमारा जो निकलना था कि ए का स्वयं से 3 बारी कार्तीय गुण किया गया है, वो हमारा समुच्चय निकल जाता है। ठीक है ना, जरूर नहीं है कि हमने एक और ए का जो क्रॉस है, यानी जो कार्तीय गुण है उसको हमने पहले इसको लिए अब बाद में इसको लिए, ऐसा नहीं है, हम उल्टा भी कर सकते थे। मतलब कि -1 को उठाते हैं सबके साथ, तो क्या होता है, -1
उठाते हैं इस तरह से -1, फिर इसका दोनों आ जाते हैं -1 -1, ठीक है ना, इस तरह से बनता। फिर -1 का इसके साथ, फिर -1 का इसके साथ, फिर -1 का इसके साथ, ठीक है ना। तो -1 इसके साथ करते तो -1, -1, 1 इस तरह से बनता। फिर -1, -1, -1 इस तरह से बनता। फिर -1, -1, 1 इस तरह से बनता, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये बनते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि हम किसी को भी मानकर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 वाला पहले मान ले तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में 1 वाला मान लेते हैं, या फिर पहले 1 वाला मान लेते हैं, फिर हम 2 वाला यहाँ पर जो निकाले हैं इसको मान लेंगे। ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है कि प्रश्न संख्या 5 जो है वो हमारा हल हो जाता है। जो 6 है वो क्या है कि ए और बी का जो कार्तीय गुण है वो हमें इस तरह से दिया गया है, तो हमें ए और बी समुच्चय ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे कि हमें दिया गया है ए और बी के कार्तीय गुणन, ठीक है ना। इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 अवयव हैं या फिर युग्म है। तो ये सभी के सभी युग्म जो है 4 जो की हैं, इनमें के जो प्रथम घटक होगा, इन युग्मों का जो प्रथम घटक होगा ना, वो हमारे समुच्चय ए से आए होंगे। तो क्या करेंगे, प्रथम घटक का जो समुच्चय बनाएंगे हम, वो हमारा समुच्चय ए कहलाएगा। और इन्हीं युग्मों का जो द्वितीय घटक होगा, उनका हम जो समुच्चय बनाएंगे वो हमारा समुच्चय बी होगा। मतलब कि इसको ध्यान दीजिए कैसे होगा कि प्रथम यहाँ पर लिखेंगे कि सभी युग्मों के सभी युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय जो है वो हमारा समुच्चय ए होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए है शुरू में, फिर यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। मतलब कि समुच्चय ए में जो अवयव आएंगे ए और बी आएगा, इन्हीं का समुच्चय होगा जो कि समुच्चय ए होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि हमें अब ए और बी का कार्तीय गुण दिया गया था, तो बी बाद में है ना। तो सभी युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय समुच्चय बी हो जाएगा, ठीक है। इस बार कहेंगे हम लोग कि सभी और सभी युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय जो है समुच्चय बी होगा। तो इसमें क्या अवयव होंगे हमारे, तो जो बाद वाले हैं, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी वाई है, यानी समुच्चय बी में क्या होंगे, एक्स और वाई अवयव होंगे। इनका समुच्चय जो है समुच्चय बी हमारा होगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न संख्या 5 और 6 है, प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है और डी दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सत्यापित कीजिए कि हमें यहाँ पर सत्यापित करना है कि ये जो पहला नंबर में जो है कि बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय है ना, उसके साथ हुआ है ए का कार्तीय गुणन, वो बराबर है किसके, तो ए बी के कार्तीय गुणन और ए सी के कार्तीय गुणन के सर्वनिष्ठ समुच्चय के, है ना। उसी तरह से इसको भी हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो है इसका एक उप समुच्चय है, ऐसा हमें यहाँ पर सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम पहले वाला को यदि हम सत्यापित करते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए यहाँ पर जो बी और सी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है ना, ए बी का जो है कार्तीय गुणन, ए सी का जो है कार्तीय गुणन, ये सभी पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बी और सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा इधर कि समुच्चय बी क्या दिया गया है हमें कि 1 से लेकर 4 तक का अवयव, 1 2 3 4 इसमें अवयव है समुच्चय बी में। और जो समुच्चय सी दिया गया है उसमें कितने अवयव हैं, किस तरह से हैं, तो 5 और 6 अवयव है ना। 5 और 6 इनका हुआ है समुच्चय जो कि सी है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कर लेंगे कि वे अवयव जो कि बी में भी है और सी में भी है। तो ऐसा तो कोई अवयव नहीं है जो कि बी में भी हो और सी में भी हो, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक है और 5 और 6 सी में है। तो बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय ऐसा होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, तो वो हमारा एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा जो कि फाई होगा, ठीक है। यानी हमें समझ में आ गया कि बी और सी का जो श्रोणित समुच्चय है वो हमारा फाई है। तो फाई के साथ करना है यहाँ पर ए का कार्तीय गुणन, ठीक है। वो भी मालूम है
कि जब हम फाई के साथ करेंगे ए का कार्तीय गुणन तो भी उसका रिजल्ट आएगा कि हमारा तो फाई ही आएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा। क्योंकि यदि दो समुच्चयों का कर रहे हैं हम कार्तीय गुणन और उनमें से कोई एक भी हमारा क्या है कि रिक्त समुच्चय है, तो उनका कार्तीय गुणन भी एक रिक्त समुच्चय ही होगा, है ना। यहाँ पर क्या है कि ए बी का कार्तीय गुणन और ए सी का कार्तीय गुणन अब हम ज्ञात कर लेते हैं। जान लीजिए कैसे, यहीं पर करते हैं हम लोग कि ए बी का कार्तीय गुणन मतलब कि ए के जो अवयव हैं यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर ए में 1 और 2 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए जो है इसमें 1 और 2 अवयव हैं। तो क्या करते हैं हम कि पहले ए है तो ए के किसी एक अवयव एक उठाते हैं और बी के सभी अवयवों के साथ युग्म बनाएंगे। तो 1,1 फिर 1,2 1,3 1,4 इस तरह से ये अभी 4 एक से सिर्फ युग्मन है। फिर बी 2 से बनाएंगे, है ना, बी के सभी अवयवों के साथ युग्म। तो कैसे बनेगा, तो 2,1 2,2 2,3 और 2,4 और ये सभी अवयव हो जाएंगे, है ना, ए बी के कार्तिक समुच्चय में, है ना। और इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे मजले ब्रैकेट से, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे अपना ए और सी का कार्तीय गुणन भी, ठीक है। तो ए के जो अवयव हैं 1 और 2 और सी में क्या है हमारे अवयव 5 और 6। तो ए के किसी एक अवयव को उठाएंगे और सी के सभी अवयवों के साथ एक एक करके युग्म बनाएंगे। तो यदि 1 को उठाते हैं तो 1,5 बन जाएगा और 1,6 बन जाएगा, ये हमारा एक युग्म हो जाएगा, ये भी हमारा एक युग्म हो गया, ठीक है। फिर 2 से 5 और 6 तो 2,5 2,6 इस तरह से सभी हमारे युग्म बन गए और इनको मजले कोष्टक से इस तरह से बंद कर दिए तो हमारा ए और सी का कार्तिक समुच्चय भी निकल गया, है ना। अब हम इसको सत्यापित कर पाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए 1 नंबर में जो हमारा इधर दिया गया है उसको हम मानेंगे एलएचएस और इसको मानेंगे आरएचएस। तो अब हम यहाँ पर एलएचएस का मान निकालेंगे जो कि क्या है, ए का कार्तिक समुच्चय बी और सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय के साथ, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय हमारा क्या होगा, तो रिक्त समुच्चय होगा। हमने ज्ञात कर लिया है किससे, तो बी और सी दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमने ज्ञात कर लिया है कि फाई होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो कहेंगे कि ए का कार्तिक समुच्चय करना है फाई के साथ जो कि हमारा फाई ही होने वाला है। तो हमारा एलएचएस का वैल्यू फाई आ गया, एक रिक्त समुच्चय आ गया। अब हम निकालेंगे इधर आरएचएस, ठीक है। आरएचएस में क्या है कि ए बी का जो कार्तिक समुच्चय है ना, उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया गया है एसी के कार्तिक समुच्चय के साथ, ठीक है। मतलब कि वे सर्वनिष्ठ का मतलब कि वे अवयव जो कि ए बी के कार्तिक समुच्चय में भी हो और एसी के कार्तिक समुच्चय में भी हो। तो कौन कौन से अवयव हैं जो कि इन दोनों कार्तिक समुच्चयों में है, ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पर 1,1 किधर इधर कहीं नहीं है, 1,2 भी इसमें कहीं नहीं है, 1,3 भी इसमें कहीं नहीं है, 1,4 भी नहीं है, 2,1 भी इसमें कहीं पर नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 2,3 भी इसमें नहीं है और 2,4 भी, मतलब कि इन दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव नहीं है जो कि समान है। तो इसलिए इन दोनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा किसका, ए और बी के कार्तिक समुच्चय, ए और सी के कार्तिक समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा उसमें भी एक भी अवयव नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे कोई अवयव नहीं है कि जो कि इस समुच्चय में भी हो, ए बी के कार्तिक समुच्चय में और ए सी के कार्तिक समुच्चय में हो। तो इसलिए जो समुच्चय बनेगा उसमें एक भी अवयव नहीं होंगे जो कि क्या होने वाला है, हमारा फाई ही होने वाला है। तो कहेंगे यहाँ पर चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा आ गया, ठीक है ना, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या यहाँ पर कि हमारा जो ये दिया गया था पहला वाला ये जो है ना, ये जो कथन है कि इतना बराबर इतना, ये हमारा सत्य हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ए का कार्तिक समुच्चय हुआ है बी और सी के सर्वनिष्ठ के साथ में वो बराबर है किसके, तो ए बी के कार्तिक समुच्चय का सर्वनिष्ठ ए सी के कार्तिक समुच्चय के साथ। ये हमारा सत्यापित इस तरह से हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है कि ए सी का निकालना पड़ेगा कार्तिक समुच्चय जो क्या है बीडी के कार्तिक समुच्चय का एक उप समुच्चय है। तो ऐसा कब कहेंगे, ऐसा हम तब कहेंगे जब एसी के जो कार्तिक समुच्चय है उसमें जो सभी के सभी अवयव हैं वो बीडी के कार्तिक समुच्चय में उपस्थित होंगे, तब कहेंगे कि एसी का जो कार्तिक समुच्चय है वो बीडी के कार्तिक समुच्चय का एक उप समुच्चय है ना। तो जैसे कि हम लोग इधर निकाले थे एसी के कार्तिक समुच्चय, उसी तरह से हम इधर भी निकाल लेंगे जो कि इधर हम लोग हल कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम निकालेंगे यहाँ पर एक दिया गया है ना, समुच्चय ए में 1 2 3 2 तक है, क्या अवयव 2 तक इसमें है,
समुच्चय बी में जो है क्या है अवयव 4 तक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, हमें ये दिया गया है। समुच्चय सी में जो है अवयव 5 और 6 है, और समुच्चय डी में क्या है अवयव 5 6 7 और 8। तो हम ज्ञात कर लेंगे क्या, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे ए और सी के कार्तीय समुच्चय। मतलब कि जब हम ए और सी के कार्तीय समुच्चय ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो उस समय ए के जो अवयव होंगे समुच्चय ए के, उसमें से किसी एक को उठाएंगे और सी के सभी अवयवों के साथ युग्म बनाएंगे उसका। पारा पारी से इस तरह से करते जाएंगे हम लोग। तो ए के यदि एक को उठाते हैं तो सी के 5 के साथ एक युग्म बन गया, फिर एक के 6 के साथ एक युग्म बन गया, ठीक है ना। फिर 2 को उठाएंगे 5 और 6 से युग्म बनाएंगे, तो 2 5 फिर 2 6, इस तरह से युग्म बन गए। और ये सभी अवयव होंगे एसी के कार्तीय समुच्चय में। इसको मसले कोष्ठक से बंद कर देंगे तो ये हमारा समुच्चय बन गया एसी के कार्तीय समुच्चय। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालना है बी और डी के कार्तीय समुच्चय, है ना। तो बी और डी के कार्तीय समुच्चय, तो बी पहले है, तो बी के अवयवों को उठाएंगे एक एक करके और डी के सभी अवयवों के साथ क्या करेंगे हम युग्म बनाएंगे। तो एक को उठाएंगे 5 6 7 8 के साथ में युग्म बनाएंगे, तो 1 5 1 6 1 7 1 8 युग्म बन गया। सबके बीच में इस तरह से कॉमा साइन देते जाएंगे। फिर 2 को उठाएंगे 5 6 7 8 युग्म बनाएंगे, तो 2 5 2 6 2 7 2 8, और सबके मध्य में इस तरह से कॉमा साइन लगा देंगे क्योंकि सभी के सभी हमारे अवयव हैं। अब 3 को उठाएंगे सभी के साथ करेंगे युग्म, तो 3 5 3 6 3 7 3 8, इस तरह से युग्म बन गए 3 से। और 4 से फिर बना देंगे उसी तरह से, तो 4 5 4 6 4 7 4 8। तो अब इन युग्मों के मध्य में हम कॉमा साइन लगा दें इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको हम मसले को से बंद कर देंगे, तो ये हमारा निकल गया बी और डी के, बी और डी है ना, बी और डी हमें निकालना था। तो बी और डी के कार्तीय समुच्चय इस तरह से हमारा निकल गया। करना क्या है कि ए और सी का जो कार्तीय समुच्चय है, यानी ये जो समुच्चय है हमारा, ये हमारा इस समुच्चय का बी और डी के कार्तीय समुच्चय का एक उप समुच्चय है। ऐसा तब होगा यदि समुच्चय ए और सी के कार्तीय समुच्चय जो है, इसके सभी के सभी अवयव जो कि ये सभी है, यदि हमारे बी और डी के कार्तीय समुच्चय में उपस्थित हो तब। तो क्या 1 5 इसके समुच्चय में है, तो यहाँ पर तो है। 1 6 यहाँ पर है, 2 5 कहीं है इसमें, तो यहाँ पर है। 2 6 यहाँ पर है, मतलब कि इसके सभी के सभी अवयव इसमें है। तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसको और इसको ध्यान देते हुए, यदि हम मान लेते हैं ये हमारा जो है कोई इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण कहेंगे यहाँ पर, या फिर कहेंगे समुच्चय कहेंगे, ठीक है ना। समुच्चय 1 हो गया, और ये जो है हमारा समुच्चय 2 हो गया। मान लीजिए इसको कि ये हमारा जो है कि 2 नंबर समुच्चय हो गया। तो समुच्चय 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका एक उप समुच्चय है, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम लोग कि समुच्चय 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं कि ए और सी का जो कार्तीय समुच्चय है ना, बी और डी के कार्तीय समुच्चय का एक उप समुच्चय है। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न संख्या जो 7 है वो हमारा सत्यापित। प्रश्न संख्या 8 को समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय ए दिया गया है और समुच्चय बी दिया गया है। तो ए और बी जो समुच्चय दिए गए हैं हमें, उनका जो कार्तीय गुणन है उसको हमें निकालना है, लिखना है। उसके बाद ए और बी के जो कार्तीय गुणन है उसके कितने उप समुच्चय होंगे उसकी सूची बनाइए। तो सबसे पहले जो करना है हमें वो करते हैं कि हमें क्या दिया गया है यहाँ पर। तो हल में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए में क्या अवयव है, तो 1 और 2 ये वाला समुच्चय है। समुच्चय बी में क्या अवयव है, तो 3 और 4। हमें निकालना है ए और बी के कार्तीय गुणन। मतलब कि समुच्चय ए पहले है तो समुच्चय ए के किसी एक अवयव को उठाएंगे और समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ उसका युग्म बनाएंगे। तो यदि हम 1 को उठाते हैं तो 1 3 एक युग्म, फिर 1 4 दूसरा युग्म बन गया।
फिर 2 को उठाएंगे तो 2,3 बन गया एक युग्म और 2,4 दूसरा युग्म। तो इन युग्मों के बीच में कॉमा लगा देंगे और ये हमारा समुच्चय बन गया, जो कि कहलाएगा ए और बी के कार्तीय समुच्चय हमारा निकल गया। ए और बी के कार्तीय समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे? उप समुच्चय क्या होते हैं? उप समुच्चय उन्हें कहेंगे, ए और बी के कार्तीय समुच्चय का वे समुच्चय होंगे जो कि इसका उप समुच्चय कहलाएंगे यदि उनके सभी के सभी अवयव इसमें उपस्थित होंगे तो, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसके हम कुल कितने बना सकते हैं उप समुच्चय? तो इस तरह से बनाएंगे कि 1,3, है ना, ये हमारा एक अवयव हो गया इससे, तो ये भी हमारा एक अवयव हो गया, तो इसके एक अवयव से हम एक समुच्चय बना दिए, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा ए और बी के कार्य समुच्चय का एक उप समुच्चय। उसी तरह से हम एक एक करके इनके साथ भी हम बनाएंगे, तो 1,4 का बनाएंगे एक अवयव का, 2,3 एक अवयव का, फिर 2,4 एक अवयव का, इन सबका हमने समुच्चय बना दिया। तो इस तरह से हमारा कुल मिलाकर पर 4 तो बन गए समुच्चय, जो कि इसके उप समुच्चय होंगे, क्योंकि इन चारों समुच्चयों के जो अवयव हैं, जो कि चारों में एक एक अवयव हैं, वो सभी के सभी, है ना, सभी के सभी समुच्चयों के अवयव इसमें उपस्थित है। तो ये चारों जो समुच्चय है इसके उप समुच्चय होंगे इस तरह से। अब दो दो करके बनाएंगे, मतलब एक बार इसका इसका करते हैं, है ना। तो 1,3 वाला जो है, फिर 1,4 वाला जो है ना, कर दिए। फिर इसका इसका किए थे, अब इसका इसका करेंगे, मतलब कि ये हमारा समुच्चय है ना। अब हमारा 1,3 जो है उसका 2,3 के साथ में, ठीक है। फिर हम इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,3 जो है 2,4 के साथ में, ये समुच्चय बन गया। तो इसका हम तीनों के साथ कर दिए, ठीक है ना। अब हम इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, है ना, मतलब बाद वाले साथ किया जाता है, हर किसी को उठाओ और बाद वाले साथ उसका बना दो पेयर, जोड़ा, ठीक है ना। तो 1,4 को उठाएंगे इस बार और 2,3 वाला के साथ बना दिए समुच्चय। फिर इसको अब इसके साथ करेंगे, तो 1,4 को उठा लिए और 2,4 के साथ बना दिया इसका पेयर, जोड़ा वाला करके समुच्चय। इसका हम इसके साथ भी कर दिए, इसके साथ भी कर दिए। अब इसको उठाएंगे और इसके साथ कर देंगे, तो 2,3 को उठा लिए, एक अवयव हो गया, जो कि अगला है 2,4 अवयव के साथ में समुच्चय बन गया। तो दो दो करके हमने बना दिया। अब 3-3 करके बनाएंगे, मतलब एक बार इसका इसका इसका, है ना। तो 1,3, 1,4, 2,3, ठीक है, इनका हमने समुच्चय बना दिया 1 2 3 करके। अब इसको 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 बनाएंगे, तो 1,4 फिर 2,3, इसी पैटर्न में बनाना है, आसान रहता है, ऐसे कोई छूट नहीं जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी उप समुच्चय इसके छूट नहीं जाएंगे, सभी के सभी आ जाएंगे। फिर देखिए इसका 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 किए थे यहाँ पर, फिर इसका 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 किए थे यहाँ पर, एक एक करके आए घसक जा रहे हैं। अभी इसको लिए थे यहाँ पर ना, तो इसमें छोड़ दिए, इसे शुरुआत किए। फिर अगला जो लेंगे उसमें इसको छोड़ देंगे, इसे शुरुआत करेंगे, तो क्या होगा 2,3, फिर 2,4, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो 1,3, ठीक है। अब इसका हम समुच्चय बना देंगे, तो इससे भी शुरुआत किए थे, अब इससे करेंगे, तो एक बार इसको इसको इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा 2,4, 2,4 को मसले कोष्ठक से घेरेंगे यहाँ पर, फिर 1,3, फिर 1,4, इनका हमने समुच्चय बना दिया, ठीक है। तो फिर इसका इसका ऐसा कर दिए, फिर इसका इसका ऐसा कर दिए, 2 को बना, फिर इसका 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 कर दिए, 3 को बना, है ना। तो 3 को बनेगा ना, कुल कितना हुआ, 1 2 3 और 4, कैसे, यहाँ शुरुआत किए थे, तो 1 2 3 1 हुआ, फिर 1 2 3 2 हुआ, 1 2 3 3 हुआ, है ना, 1 2 3 1 1 2 3 2, फिर यहाँ से ना 1 2 3 3 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, तो इस तरह से हमारा 4 बन गया। फिर हमारा यहाँ शुरुआत हो जाएगा, तब नहीं शुरुआत करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा कुल 4 बन गए यहाँ पर, 3 3 के जोड़े। अब एक स्वयं बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। तो 1,3 का, 1,4 का, 2,3 का और 2,4 का, सबके मध्य लगा देंगे इस तरह से कोमा, ठीक है। और इसको मन कर दिए मसले कोष्टक से। और एक जो होता है फाई,
जो कि रिक्त समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। मतलब कि इस समुच्चय के सभी के सभी अवयव को इसको 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 हटा देंगे तो एक रिक्त समुच्चय बन जाएगा, वो भी इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। तो अब गिन लेते हैं कुल कितने इसके उप समुच्चय हो गए। देख, गिनने से पहले देखिए इसका तरीका होता है कुल उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का। हम बताए थे आप लोगों को क्या, तो 2 के पावर n, है ना, हमने बताया था आप लोगों को। तो इसी समुच्चय के कुल उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, ठीक है ना। n क्या है, तो कुल अवयवों की संख्या। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 अवयव हो गए ना, तो 2 के पावर 4 डाल देंगे, यानी 2 को 4 बार गुणा करेंगे। तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 इसके कुल उप समुच्चय होंगे। क्या इसके हैं, 1 2 3 4, ये हमारा 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से इसके जो भी कुल उप समुच्चय थे हमने ज्ञात कर लिया, उसका सूचीबद्ध यहाँ पर कर दिया हमने। लिख देंगे नीचे में कि ये जो ऊपर की जो तालिका में हमने बनाया है, इस सभी के सभी ए और बी के कार्तीय समुच्चय के उप समुच्चय है ना। हमें जो निकालना था उसके सूचीबद्ध दी हमने, है ना। कितने उप समुच्चय होंगे तो उसको काउंट करके 16 लिख सकते हैं, या फिर जनरल फॉर्मूला से इस्तेमाल करके निकाल देंगे कि कुल इसके 16 उप समुच्चय हैं। और हमारा इस तरह से जो प्रश्न 8 जो था वो हमारा हल। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है, हमें समुच्चय दिया गया है ए और समुच्चय बी, जहाँ समुच्चय ए के जो कुल अवयव है वो 3 दिए गए हैं हमें, और समुच्चय बी के जो अवयव है वो हमें 2 दिए गए हैं, है ना। समुच्चय ए के कुल अवयव 3, समुच्चय बी के कुल अवयव 2। यदि x, 1 जो युग्म है और y, 2 और z, 1, ये तीनों युग्म जो है क्या है कि ए और बी के कार्तीय गुणन में है। मतलब कि ए और बी का जब कार्तीय गुणन करेंगे इन दोनों समुच्चयों का, तो उसके अंदर ये तीनों युग्म क्या है, अवयव हैं, ठीक है। क्योंकि कार्तीय गुणन में तो अवयव होंगे, ये युग्म ए में और बी में तो हो नहीं सकते हैं। तो ए और बी को ज्ञात करना है हमें कि समुच्चय ए क्या होगा, समुच्चय बी क्या होगा, उसके अवयव निकालने पड़ेंगे और समुच्चय बनाना पड़ेगा, जहाँ एक्स, वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं ए और बी में, है ना। तो कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि समुच्चय ए जो है उसमें जो कुल अवयव है वो 3 है, और कितना है, 3 है। समुच्चय ए के अंदर कुल अवयव 3 है और समुच्चय बी के अंदर कुल अवयव 2 है, हमें ऐसे दिए गए हैं। और क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि ये 3 जो है कुल अवयव है ए और बी के कार्तीय समुच्चय में। क्या दिया गया है कि ए और बी के कार्तीय समुच्चय में कुल कितने अवयव दिए, कुल नहीं मतलब कितने दिए गए हैं ये पर समझिए, जरूर थोड़ा ना ये कुल है, सभी के सभी अवयव है, नहीं होने जरूर नहीं है। लेकिन x, 1 ये जो युग्म है, y, 2 ये जो युग्म है, और z, 1 ये जो युग्म है, ये 3 अवयव दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं ए और बी के कार्तीय समुच्चय में। हालांकि ए और बी के कार्तीय समुच्चय में कुल अवयव की संख्या कितनी होगी, तो 3 दूनी 6 होगी, लेकिन तीनों को दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। हमें तो निकालना है कि कैसे समुच्चय ए निकल जाए, बस उसके अंदर 3 अवयव आ जाए कुल, और समुच्चय बी भी निकल जाए, उसके अंदर 2 अवयव आ जाए कुल, हमें वही बस ज्ञात करना है। तो देखिए ये तीनों युग्मों के, है ना, तीनों युग्मों के जो प्रथम घटक है कौन कौन, यहाँ पर एक है, इसमें y है, इसमें z है, तो प्रथम घटक का जो समुच्चय होगा वो समुच्चय ए कहलाएगा। यानी दिए गए युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय जो होगा ना वो समुच्चय ए होगा, क्योंकि समुच्चय ए का कार्तीय गुण किया गया है, पहले समुच्चय ए लिखा गया है। मतलब कि ये तीनों युग्मों में जो पहले वाले जो अवयव हैं, जो कि यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z है, वो तीनों अवयव हमारे ए से आए होंगे, है ना, तीनों हमारे ए को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि x बिलोंग करेगा ए को, y ही बिलोंग करेगा ए को, और z ही बिलोंग करेगा ए को, ठीक है। इसका मतलब कि समुच्चय ए के अंदर जो अवयव आएंगे x, y, z तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसी तरह से जो हमें युग्म दिए गए हैं ये तीनों, इसके अंदर जो द्वितीय घटक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 1 है,
तो इनका जो समुच्चय बनेगा वो हमारा समुच्चय बी होगा, क्योंकि यहाँ पर बाद में समुच्चय बी दिया गया है जिसका अवयव होगा 1, 2 और 1। मतलब यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर एक जो है वो सभी के सभी बी से लिए गए हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि द्वितीय घटकों का समुच्चय जो है वो समुच्चय बी होगा हमें, है ना। क्योंकि 1, 2 और 1, है ना, मतलब कि 1 बिलोंग करेगा बी में और 2 बिलोंग करेगा बी में, मतलब बी से अवयव आया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहेंगे हम लोग कि बी जो समुच्चय है उसके अंदर 1 और 2 अवयव हो गए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा ए के अंदर कुल 3 अवयव लाने थे और बी के अंदर कुल 2 अवयव लाने थे। तो हमारे ए के अंदर एक्स वाई जेड 3 अवयव आ गए हैं और बी के अंदर 1 और 2 अवयव आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा समुच्चय ए और बी हमारा ज्ञात हो जाता है। उसको समझ लेते हैं हम लोग कि कार्तीय गुणन दिया करना है ए और ए के, है ना, जो कि उसमें क्या है कि 9 अवयव है दिया गया है कि ए और ए के कार्तीय गुणन में 9 अवयव है, जिनमें -1, 0 जो है ये एक युग्म तथा 0, 1 ये जो एक युग्म है ये भी है। मतलब कि ये युग्म और ये युग्म ए और ए के कार्तीय गुणन के अंदर अवयव है ना। समुच्चय ए ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, तथा ए और ए के कार्तीय गुणन के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई समुच्चय ए है ना, जिसको हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर पूछा गया है, और ए का जैसे ही कार्तीय गुण हो रहा है ना, तो उसमें 2 अवयव जो कि यहाँ पर ये एक युग्म और ये एक युग्म दिया गया है हमें, बाकी जो युग्म होंगे वे हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। जो कि इसमें कुल 9 युग्म है और 2 दिए गए हैं, तो 7 और युग्म हमें ज्ञात करने होंगे। तो पहले हम समुच्चय ए यदि हम निकाल लेंगे, यहाँ पर यदि हम समुच्चय ए को ज्ञात कर लेंगे तो हम ए और ए के कार्तीय गुण के शेष जो अवयव होंगे, युग्म जो होंगे, वे भी हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा कि हमें दिया गया है यहाँ पर कि इसमें ए और ए के कार्तीय गुणन में, है ना, -1, 0 ये जो युग्म है और 0, 1 इसका जो युग्म है, ये दोनों युग्म जो है कि ए और ए के कार्तीय गुणन के अंदर अवयव है ना। दिया गया है कि इसमें, है ना, ये और ये दोनों क्या है, अवयव है। तो इससे हम लोग समुच्चय ए को ज्ञात कर पाएंगे। कैसे? तो देखिए इसमें कुल कितने तरह के अवयव है, इसको हमें खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो कुल हमें यहाँ पर 3 तरह के दिख गया संख्या। कौन कौन? तो -1, 0 और 1, है ना। और चूंकि यहाँ पर ए से कार्तीय गुण हुआ है, मतलब कि स्वयं समुच्चय ए के ए से ही हुआ है कार्तीय गुण, मतलब कि ये तीनों जो होंगे समुच्चय ए में उपस्थित होंगे, है ना। तीनों होंगे क्योंकि और दूसरा समुच्चय तो यहाँ पर है नहीं, समुच्चय ए ही है जिसका ए के साथ ही हुआ है कार्तीय गुण। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए हमारा तो यहाँ से मालूम चल रहा है कुछ कुछ कि यहाँ पर क्या कि -1, 0, 1 इसके अंदर अवयव होंगे। ऐसे भी समझिए हमें दिया गया है कि ए और ए के कार्तीय गुण में कुल 9 अवयव हैं। कितने हैं हमें? तो 9 दिए गए हैं। ए और ए के कार्तीय गुण में कुल अवयव की संख्या 9 है, ठीक है। तो ए में कुल कितनी हो सकती है अवयव? या तो हमारा ए में 9 हो जाए, तो इस मान लीजिए इसमें 9 हो जाए तो इसमें 1 हो जाए, है ना। तो संभव है ही नहीं, क्योंकि ए के साथ ही हुआ है कार्तीय गुणन, तो जितना इसके अंदर अवयव होगा उतना ही इसके अंदर भी अवयव होगा। तो फिर 9 को हम तोड़ेंगे 3 और 3 में, है ना, तो फिर इसके पास 3 जाएगा, इसके पास 3 जाएगा, है ना। क्योंकि यदि समुच्चय ए के पास कुल अवयव की संख्या x होती है, ठीक है, और इसको x समझिए, और y कोई समुच्चय b है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई समुच्चय b है और इसके अंदर कुल अवयव है वो y है, ठीक है। तो a और b के कार्तीय गुणन के अंदर कुल अवयव की संख्या कितनी होगी? तो x और y, इनके अवयवों की प्रोडक्ट हो जाती है, गुणा हो जाती है आपस में, है ना। तो समुच्चय ए में इसका 3 अवयव होगा, इसका 3 अवयव होगा, इसका आपस में गुणा होगा, तो कार्तीय गुणन में ए और ए के 9 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारा यही संभव मन होगा। मतलब यहाँ समझ आ गया कि ए के अंदर 3 ही अवयव होंगे, और यहाँ पर हमारा निकल भी गया है कि -1, 0 और 1 का ये हमारा समुच्चय बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समुच्चय ए ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात कर पाएंगे कि ए और ए के कार्तीय गुणन में इन दोनों को छोड़कर शेष जो आगे थे हमारे अवयव, वे हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे? तो ए और ए का जब कार्तीय गुण ज्ञात करेंगे, है ना, तो जैसे कि यहाँ पर समुच्चय ए लिखा गया है, इसको एक बार और लिखते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पर कि समुच्चय ए में -1, 0 और 1 इसका समुच्चय बना हुआ है। तो मान लीजिए कि ये हमारा समुच्चय जो इसके लिए है और ये हमारा समुच्चय ये वाला है, ठीक है। तो इसका एक अवयव उठाते हैं हम, क्योंकि ये और पहले लिखा गया है। -1 को उठाएंगे तो इन तीनों के साथ में, इस समुच्चय के तीनों अवयवों के साथ में हम युग्म बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो -1 को उठा लिए हम,
-1 के साथ में एक बार एक युग्म, फिर -1 का 0 के साथ में एक युग्म, फिर -1 के साथ 1 के साथ एक युग्म बन गया, फिर 0 को उठाएंगे इन तीनों के साथ में, तो 0 कॉमा क्या हो जाएगा हमारा -1, 0,0, फिर 0,1, फिर 1 को उठाएंगे तो 1, -1, फिर 1,0 और 1,1। तो इस तरह से कुल हमारे निकल गए 9 अवयव, है ना, ये कुल 9 अवयव, इनके पीछे कॉमा इस तरह लगा देंगे हम और इसको बंद कर देंगे मजली कोष्ठक से, जो कि हमारा समुच्चय कहलाएगा ए और ए के कार्तीय समुच्चय। ठीक है, हमें दिया क्या गया था, कौन कौन से अवयव, -1,0, जो ये कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा -1,0 यहाँ पर है, और 0,1 जो कि इसमें कहीं पर यहाँ पर है 0,1। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो शेष रह गए अवयव उनको हम लिख देंगे, है ना, कि शेष अवयव है, कौन कौन है, शेष ए और ए के कार्तीय समुच्चय का अवयव है, कौन कौन है। तो बाकी जो है -1, इनका, फिर -1,1, फिर 0, फिर क्या है हमारा 0, 0, फिर हमारा इसको ले लेंगे 1, -1, 1,0 और 1,1। तो इस तरह से हमारा शेष अवयव भी यहाँ पर ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्नावली 2.1 था, इसके 1 से लेकर 10 तक सही प्रश्न यहाँ पर हमारे हल हो गए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, उसमें हम लोग जानेंगे संबंध के बारे में। धन्यवाद।